नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के दो वीडियोस हैं, उनमें मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल के बारे में बताया है। कोविड 19 महामारी के दौरान जो नई परिस्थितियाँ आई है, जो न्यू नॉर्मल हुआ है, उसके साथ किस तरह हमें जीना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरह एकेडमिक लॉस से बचा जा सकता है, किस तरह हमें पढ़ाई करनी चाहिए, करियर के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है और किस तरह उत्तर लिखने हैं, इन सब बातों का जिक्र किया था। और मैंने उन वीडियोस में ये भी बताया था कि एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं पिछले सालों के जो दो प्रश्न पत्र है 2019 और 2018 के एग्ज़ाम्स के, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम 2019 और 2018 की परीक्षा के जो पेपर हैं उनका जिक्र करेंगे कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और किस तरह आपको उनका उत्तर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सामाजिक मानव शास्त्र का ये पेपर आपके सामने है। पेपर के प्रारूप में मैंने आपको बताया ही था कि आपका जो पेपर है यूजी के 3 सालों के लिए एक ही प्रारूप तय किया हुआ है। भाग ए में आपको 10 प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और उसके लिए 20 शब्द की शब्द सीमा निर्धारित है, यानी कि भाग ए है उसके कुल अंक 20 हैं। भाग बे है उसमें आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको आंतरिक विकल्प देने की बात विश्वविद्यालय के सिलेबस में है। कुछ प्रश्न पत्रों में आपको यह देखने को मिल सकता है कि आंतरिक विकल्प नहीं हो, लेकिन इसको लेकर चिंतित नहीं होना है। इन भाग बे के इन 5 प्रश्न हैं, इनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और इनके लिए 50 शब्द सीमा निर्धारित है। इस भाग के कुल अंक हैं वह भी 20 अंक हैं। और इस तरह भाग जो से है उसमें भी आपको कुल 3 प्रश्न करने हैं, जिसमें भी आंतरिक विकल्प की सुविधा यूनिवर्सिटी द्वारा आपको दी गई है। आपके सिलेबस को 3 यूनिट में बांटा गया है। हर यूनिट में से 2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक प्रश्न को आपको हल करना है। इस तरह कुल 3 यूनिट्स में 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए इस भाग में 20 अंक निर्धारित हैं और जो शब्द सीमा है वह 400 शब्द है, यानी कि इस शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। जो 20 अंक वाले प्रश्न हैं उनके लिए आप 20-30 शब्द सीमा है वो प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक आपको शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो पूछा जा रहा है उसका ही उत्तर आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट, देखिए बी पार्ट थर्ड 2019 की परीक्षा का सामाजिक मानव शास्त्र का प्रश्न पत्र हमारे सामने है। इसके सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। आपको छोटे सवालों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से अच्छी पुस्तकों से पढ़ाई करनी है, ताकि इस भाग में आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें। अगर आपने सही उत्तर लिखा है तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं, और अगर आपने गलत अंक उत्तर लिखा है तो उस स्थिति में आपको अंक मिलने की कोई संभावना नहीं है। एक देखिए, बी ए पार्ट थर्ड कि 2019 की परीक्षा का सामाजिक मानव शास्त्र का ये पेपर है, जिसमें पहला प्रश्न है, हु डिफाइंड एन एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ग्रुप ऑफ मैन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों तथा उनके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? यहाँ आपको समाज वैज्ञानिक सामाजिक मानव शास्त्र का नाम लिखना है कि ये परिभाषा XYZ समाजशास्त्री ने या सामाजिक मानव शास्त्री ने दी है। इससे अधिक आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके अलावा इसके बाद में दूसरा प्रश्न है डिफाइन ट्राइब, जनजाति को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जनजाति की परिभाषा लिखनी है। वह आप इसमें आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। बस निर्धारित 20 शब्द की जो शब्द सीमा निर्धारित की हुई है उसी के आसपास आपको रहना है। प्लस माइनस 4-5 शब्द ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो भी चलता है, लेकिन आपको अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर उत्तर नहीं लिखना है। 20 शब्द है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 50-50 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, ये बहुत गलत हो जाता है।
और इससे आपको मार्क्स मिल हो सकता है, एग्जामिनर पर इसका गलत इम्पेक्ट पड़ता है, नेगेटिव मैसेज जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा जो प्रश्न है वह है जनजाति विवाह के किसी एक स्वरूप को बताइए। स्टेट एनी वन फॉर्म ऑफ ट्राइबल मैरिज, बिल्कुल संक्षिप्त में आपको उत्तर लिखना है, जो स्वरूप है वह बताना है। चौथा प्रश्न है हु हैज़ कंसिडर्ड कल्चर एज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, किसने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। इसमें समाज वैज्ञानिक का, मानव शास्त्री का नाम लिखना है आपको। पांचवा प्रश्न है हु प्रोपोनेटेड लॉ ऑफ सिंपैथी इन द फील्ड ऑफ मैजिक, जादू के क्षेत्र में सहानुभूति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ आपको सामाजिक मानव शास्त्री हैं, उनका नाम लिखना है। छठवां प्रश्न है एक्सप्लेन टेक्नोनॉमी, यानी कि माध्यमिक संबोधन को समझाइए। यहाँ बिल्कुल भी शब्द में आपको सार रूप में इसका अर्थ लिखना है। सातवां प्रश्न है व्हाट इज पोर्टलेज, पोर्टलेज क्या है, बिल्कुल आपको इसका अर्थ बताना है यहाँ पर। आठवां प्रश्न है डिफाइन कल्चर, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। जहाँ परिभाषा पूछी जाती है वहाँ एग्जैक्ट आपको परिभाषा लिखनी है, और जहाँ पूछा जा रहा है क्या है वहाँ आपको सार रूप में ये बताना है कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ संस्कृति की परिभाषा लिखनी है। नौवां प्रश्न है नेम टू मेजर प्रॉब्लम्स इन ऑफ इंडियन ट्राइब्स, भारतीय जनजातियों की दो मुख्य समस्याएं बताइए। यहाँ आपको दो मुख्य समस्याएं हैं उनका जिक्र करना है, एक नंबर पर एक समस्या, दूसरे नंबर पर दूसरी समस्या। 10वां प्रश्न है और इस भाग का अंतिम प्रश्न है नेम टू इम्पोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दो मुख्य जनजातीय आंदोलनों के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको दो जनजातीय आंदोलनों का नाम लिखना है। अब आता है भाग पे, यह भी अनिवार्य है। इसमें जो 11वां प्रश्न है वह है डिफाइन कल्चर ट्रेट एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स, यानी संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल को परिभाषित करना है आपको। यहाँ 50 शब्द सीमा निर्धारित है, इसका ध्यान रखना है। और बिल्कुल जो आपकी पुस्तकों में परिभाषा दी हुई है उस परिभाषा को आप पढ़कर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, और किताब में सार रूप में परिभाषा दी हुई है वह भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी आपको परिभाषा है। 12वां प्रश्न है दिव्य विवाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लेवीरेट। यहाँ आपको लेवीरेट दिव्य विवाह के बारे में ये क्या है ये लिखना है। टिप्पणी लिखने का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उस चीज़ के बारे में बताना है कि वह चीज़ क्या है और वह कहाँ प्रचलित है, और उससे संबंधित और कोई विशेष जानकारी है वह पर भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको 50 शब्द सीमा है उसका पालन करना है। 13वां प्रश्न है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन कैटेगरीज ऑफ किनशिप, नातेदारी की श्रेणियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी आपको 12वें प्रश्न की तरह ही नातेदारी की जो श्रेणियाँ हैं उनका संक्षिप्त विवरण देना है, और 50 शब्द की सब सीमा के अंदर रहते हुए आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद में जो 14 नंबर का प्रश्न है वह है डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, जनजातीय समाज की आर्थिक समस्याओं का विवेचन कीजिए। यहाँ पर जो जनजातीय समाज की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका विवेचन करना है, उन समस्याओं का विवरण प्रस्तुत करना है, लेकिन 50 शब्द सीमा के अंदर। 15वां प्रश्न है इस भाग का अंतिम प्रश्न है राइट ए नोट ऑन ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको ताना भगत आंदोलन के बारे में 50 शब्द सीमा के अंदर उत्तर लिखना है, इसके बारे में जानकारी देनी है, टिप्पणी लिखनी है। अब आता है भाग से यहाँ यूनिट टेस्ट के लिए 16वां प्रश्न है डिफाइन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन नेचर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए तो सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसमें आपको आंतरिक विकल्प भी दिया हुआ है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड प्रिमिटिव सोशल सिस्टम, एक्सप्लेन इट। सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम सामाजिक व्यवस्था को समझना है, इसे समझाइए। तो यहाँ है जो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न में यानी कि इसका जो आंतरिक विकल्प का जो पहला प्रश्न है 16वें प्रश्न में, उसमें पूछा गया है सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आपको सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बताना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, फिर सामाजिक मानव शास्त्र की अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी है वह बताना है। उसके बाद में आपको डिटेल में सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति का विवेचन करना है, सामाजिक मानव शास्त्र की विशेषताओं को बताते हुए। तो इस तरह इसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित है। इसी तरह इसका जो आंतरिक विकल्प के साथ जो दूसरा प्रश्न है वह 16वें प्रश्न में ही
वह है सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम सामाजिक व्यवस्था को समझाना है, इसे समझाइए। तो यहाँ आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका उत्तर लिखना है। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है उसका परिचय देना है। उसके बाद में सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम सामाजिक व्यवस्था को समझना है। आदिम सामाजिक व्यवस्था क्या है, आदिम सामाजिक व्यवस्था को समझना सामाजिक मानव शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्यों है, इन सब चीज़ों का जिक्र करना है। और पॉइंट वाइज उत्तर लिखने हैं। डायग्रामेटिक अप्रोच भी अपना सकते हैं आप, और स्पेस देते हुए लिखना है। पैराग्राफ बना बना कर उत्तर लिखना है। इस तरह नहीं है कि पहली लाइन शुरू की और कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू आप पन्ने की लास्ट लाइन तक आपने पूरा भर रखा है। इस तरह पेज नहीं भरने, उत्तर को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है। 3-3 और 4-4 लाइन के पैराग्राफ बनाकर उत्तर लिखना है। बीच में एक एक लाइन का गैप देना है। पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित और प्रभावशाली तरीके से अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। 17वां प्रश्न है यूनिट सेकंड से। यूनिट सेकंड से भी 2 प्रश्न हैं, उनमें से आपको कोई एक करना है। इसमें आंतरिक विकल्प दिया हुआ है। 7वां प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिलिनियल फैमिली, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ इंडियन ट्राइब फॉलोज मैट्रिलिनियल सिस्टम। यानी मात्र सत्तात्मक विवाह से आप क्या समझते हैं, किसी एक भारतीय जनजाति का उल्लेख कीजिए जिसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इसमें आपको ये बताना है कि मात्र सत्तात्मक परिवार क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देना है। फिर किसी एक भारतीय जनजाति का उल्लेख करना है जिसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, उसकी विशेषताएं, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का स्वरूप, उससे संबंधित समस्याएं, इन सब चीज़ों का विवरण प्रस्तुत करना है। और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पॉइंट वाइज डायग्राम बनाकर आपको उत्तर लिखना है। इसके अंदर आंतरिक विकल्प के लिए दूसरा विकल्प दिया हुआ है डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप इन ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया। भारत के जनजातीय समाजों में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको जनजातीय समाज में नातेदारी की भूमिका और महत्व का विवरण प्रस्तुत करना है कि नातेदारी का जनजातीय समाज में क्या रोल है और फिर क्या इम्पोर्टेंस है। इसी तरह अब जो तीसरी यूनिट है उसमें जो 18वां प्रश्न है उसमें भी 2 विकल्प आपके पास हैं और उनमें से एक करना है। 18वां जो प्रश्न है उसका जो पहला विकल्प है उसमें है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, सजेस्ट योर रिव्यूज़ अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ देम। स्वतंत्र भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, उनके समाधान के संबंध में अपने सुझाव दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको भारत में जनजातीय जो जनसंख्या है, भारत में जो जनजाति हैं उनके बारे में संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद में जनजातियों की मुख्य समस्याएं हैं उनको क्रमवार प्रस्तुत करना है। इसमें डायग्राम भी यूज ले सकते हैं। उसके बाद उनके समाधान के संबंध में अपने सुझाव देने हैं। यानी 3 टुकड़ों में इसका उत्तर लिखना है। और इसके साथ जो दूसरा विकल्प दिया गया है वह है राजस्थान की भील जनजाति पर एक लेख लिखिए, राइट एन एसे ऑन भील्स ऑफ राजस्थान। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि एक लेख लिखिए, ऐसे लिखिए, तो बिल्कुल आपको ऐसे की तरह ही उत्तर लिखना है। यानी कि ऐसे की तरह उत्तर लिखने का मतलब होता है कि ऐसे का एक स्वरूप होता है, निबंध का एक स्वरूप होता है, प्रस्तावना, अंतर्वस्तु और उपसंहार या निष्कर्ष। तो आपको प्रस्तावना के अंदर भील जनजाति के बारे में सामान्य जानकारी देनी है। फिर भील जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देनी है और उनकी समस्याओं का जिक्र करना है। उसके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई उनका जिक्र करना है। फिर लास्ट में निष्कर्ष या उपसंहार लिखना है। बिल्कुल जो प्रश्न इस तरह के होते हैं उनमें बिल्कुल निबंध की तरह ही आपको उत्तर लिखना है। इसके लिए भी इन तीनों भाग से के तीनों प्रश्नों के लिए 20 अंक निर्धारित हैं और इसमें जो शब्द सीमा है वह 400 शब्द है, उसका आपको ध्यान रखना है और बहुत सावधानीपूर्वक व्यवस्थित तरीके से बहुत सारगर्भित आपको उत्तर लिखने हैं। और अगर ये करने में आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आपको दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। एग्जामिनर पर इसका अच्छा में प्रभाव पड़ता है और आपका जो प्रेजेंटेशन है वह आपके परफॉर्मेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। थैंक यू।